हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जय पांडे और आज हम क्लास 11th और 12th के लिए ग्रामर पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने टेंस की शुरुआत कर दी है। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। तो चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डायरेक्टली पास्ट इंडेफिनिट आपको पढ़ाऊं, ताकि जो इंडेफिनिट का सेक्शन है वो एक पूरा कंप्लीट हो जाए और उसमें सेंटेंस भी लगभग एक ही तरीके के होते हैं। तो उसको आप जो है उसको ट्रांसलेट करना और उसको बनाना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इसलिए हम अब पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट या जिसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट। तो चलिए अब इसकी हम पहले पहचान देख लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है उनके वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए इत्यादि शब्द आते हैं। अधिकतर इन वाक्यों में आ, ई, ए वाले शब्द ही होते हैं, क्योंकि ता, था, ती, थी से थोड़ा एक हैबिचुअल यानी कि एक आदत का जो है बोध होने लगता है और उसके लिए हमें यूज टू लगाना पड़ता है। लेकिन इस वक्त हम केवल सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं। तो जी हाँ, इसमें भी ता, था, ती, थी आते तो हैं, लेकिन अधिकतर इसमें जो वाक्य है वो हमारे आ, ई, ए के ही होंगे। यानी कि वाक्य के अंत में या तो आ, ई, ए इसमें से कुछ आएगा। जैसे कि मैंने पढ़ा, मैंने आम खाया, ऐसे करके जो वाक्य हैं वो आएंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें किसी तरीके का प्रश्न नहीं पूछा जाता है और ना ही किसी नकारात्मकता का बोध होता है। और इसका जो सेंटेंस जो होता है वो बहुत ही सरल होता है और एक स्टेटमेंट को पास करता है, यानी कि केवल एक कथन को कहता है। उसमें ना तो किसी नकारात्मकता का बोध होता है और ना ही किसी प्रश्न का। तो अब हम इसके नियम की तरफ चलते हैं। तो इसका जो पहला रूल है वो है कि एक वचन तथा बहुवचन सभी के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। यानी कि भले कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी कि ही, शी, इट, दिस, दैट, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और नेम तथा नेम्स, यानी कि एक नाम या एक से ज्यादा नाम, सबके साथ हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि ये ऐसे वाक्य हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये रूल हमें समझ में आ गया कि एक वचन या बहुवचन कोई भी करता हूं, सबके साथ हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाना है और इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है जो वर्ब फॉर्म्स हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, उनको लर्न करें। अगर आपको वर्ब फॉर्म्स याद नहीं होंगे तो आपको इनको बनाने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब हम ये जो इसका सेंटेंस है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसको भी आप अपने फिंगर्स पे इजीली उसको रख के फिर आप छांट सकते हो किसी भी चीज को, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो बस हमें ध्यान देना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें अफर्मेटिव में लगाना है पास्ट के। ठीक है, तो अब हम इसको जो है जो हमारा पहला सेंटेंस है, यानी कि मैं अपना कार्य पूरा करता था। ठीक है, तो इसको हम पहले बनाना शुरू करते हैं। तो हमें पहले छांटना है सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, इसको जो है इस स्ट्रक्चर पे हमें इस सेंटेंस को छांटना है। तो हम पहले निकालेंगे सब्जेक्ट। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है कि किस प्रकार से हम इसको छांटे या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वगैरह क्या होते हैं, तो मेरा सबसे पहला जो वीडियो था वो इसी से रिलेटेड है, ग्रामर का। तो आप उसको देख सकते हैं, आपको ये इजिली समझ में आ जाएगा। तो हम जैसे कि हमें पता है कि सब्जेक्ट वो कहलाता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। यानी कि अगर हम जो कार्य हमारा है, जैसे यहाँ पे लिखा है पूरा करना, तो अगर हम लिखे कि कौन पूरा करता है तो हमें समझ में आ जाएगा कि मैं। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो होगा मैं। हेल्पिंग वर्ब है ता था, यानी कि वो शब्द जो हमें वाक्य की पहचान कराते हैं। उसके बाद आता है वर्ब यानी कि कार्य। तो इसका कार्य है पूरा करना, यानी कि किसी चीज को पूरा करना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट है इसका अपना
कार्य, यानी कि जो करता है वो जिस चीज के ऊपर अपना कार्य करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि मैं जिस चीज को कर रहा है यानी कि अपना कार्य, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। इसमें अदर वर्ड नहीं है, तो अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। हम पहले लिखेंगे यहाँ पे आई, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं लगाना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे पूरा करना यानी कि कंप्लीट। तो कंप्लीट लिखने से हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कंप्लीटेड। अब यहाँ पे है अपना कार्य, तो यहाँ पे अगर आई है तो अपना के लिए यहाँ लगेगा माय और कार्य के लिए लगेगा वर्क, यानी कि आई कंप्लीटेड माय वर्क, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा अगला सेंटेंस है कि तुमने कल अपने भाई की सहायता की, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुमने। तो फ्रेंड्स, अगर जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जो जब वाक्य में तुमने या उसने या मैंने लिखा रहता है तो वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुमने है तो हम क्या करें। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो तुमने है ये जो है हमारे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट में हम केवल इसे इतना ही समझेंगे कि ये तुम है, यानी कि हम इसे इतना ही मानेंगे कि यहाँ पे हमें सिर्फ तुम का इंग्लिश ही लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो लिख देंगे, यानी कि की लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई। उसके बाद जो हमारा कार्य है वो है सहायता करना। यहाँ पे लिखा है तुमने कल अपने भाई की सहायता की, तो सहायता करना जो है वो है हमारा वर्ब, सहायता करना, ठीक है। तो अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है अपने भाई, यानी कि उसने किसकी सहायता की, तो अपने भाई की। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है अपने भाई, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अदर वर्ड आता है वो आता है कल, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम पहले यू लिखेंगे यहाँ पे, तुम की इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं लगाना है। सहायता करने की इंग्लिश यानी कि हेल्प, और क्योंकि हमें इसका सेकंड फॉर्म लगाना है तो हम लिखेंगे हेल्प्ड, यानी यू हेल्प्ड। और अपने भाई, यहाँ पे यू है तो यहाँ अपने के लिए लगेगा योर ब्रदर येस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर दिया, यू हेल्प्ड योर ब्रदर येस्टरडे, ठीक है। अब अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है कि वह कल वहां गया था, ठीक है। तो इसको भी हम एक बार छांट लेते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है वहां पे हमें आएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम वह। उसके बाद जो हमारा अगला जो है हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम लिखेंगे था, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ब है गया यानी कि जाना, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो है वहां। उसके बाद अदर वर्ड में आ जाएगा कल, ठीक है। तो अब इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे कि ही, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। जाना की इंग्लिश होती है गो, और गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। ही वेंट देयर येस्टरडे, ठीक है। इसमें जो है जो कल आएगा तो हमें गलती से भी टुमारो नहीं लिखना है, क्योंकि इसका कल यानी कि हमारा बीता हुआ कल यानी कि येस्टरडे, ठीक है। तो ये इसका एक हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि इसके जो अफर्मेटिव जो है पास्ट का, उसमें वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए इत्यादि शब्द आते हैं। एक वचन तथा बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे अफर्मेटिव जो है वो खत्म होता है। तो अब हमारा जो अगला सेंटेंस टाइप है वो है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। जो वाक्य की पहचान है यानी कि ता था, ती थी, आ, ए, ये तो इसमें सेम रहेंगे, बस उनके साथ जुड़ जाएगा नहीं, यानी कि इन वाक्यों में नकारात्मकता का बोध हमें होगा, ठीक है। रूल्स इसके बहुत ही सिंपल है। इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब के लिए एक वचन तथा बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ हमें लगाना है डिड, और क्योंकि ये एक निगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ लगाना है नॉट, यानी कि एक वचन और बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ हमें लगाना है डिड नॉट, ठीक है। इस यानी कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव का, पास्ट का, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा सभी कर्ताओं के साथ। यानी कि हमें ध्यान में रखना है कि हम पास्ट जब सुनते हैं तो हमें ये चीज समझ में आती है कि पास्ट यानी कि
वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेकिन नहीं, ये जो निगेटिव सेंटेंस है यानी कि सिर्फ अफर्मेटिव में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है, बाकी पास्ट के जितने भी सेंटेंस हैं उन सब में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो रूल्स इसमें बहुत सिंपल है, एक वचन बहुवचन सबके साथ लगाना है डिड नॉट, और इन वाक्यों में सबके साथ हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी कि अगर गो आएगा तो गो ही लिखना है, वेंट नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है, मैंने तुम्हें पत्र नहीं लिखा। ठीक है, तो इसमें भी मैंने एक ऐसा ही वर्ड चूज किया है ताकि आपको और भी कंफ्यूजन्स ना हो, मैंने जब हो तो आप इजिली उसको बना सको। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट में लिखेंगे मैंने, हमने यहाँ मैंने लिखा तो है लेकिन इसका अर्थ हम सिर्फ मैं ही समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे लिखा हुआ है अंत में, तो इसके अंत में है आ की मात्रा यानी कि आ। उसके बाद नॉट की जगह पे हमें लिखना है नहीं, वर्ब के स्थान पर हमें लिखना है लिखना, यानी कि हमारा कार्य जो वाक्य में हो रहा है। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हमें मिल रहे हैं, तुम्हें और पत्र। ठीक है, तो ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमें सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैंने तुम्हें पत्र नहीं लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो पत्र लिख किसको रहा है, यानी कि तुम्हें, तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट तुम्हें। उसके बाद हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो पत्र। अगर आपको दोनों के साथ मतलब लिखने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप पत्र को अदर वर्ड में भी छांट सकते हो, अगर अदर वर्ड उसमें कोई ना हो तो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करेंगे, मैंने की इंग्लिश यानी कि आई, और जैसे हमें पता है कि कोई भी वर्ब कोई भी सब्जेक्ट हो हमें डिड ही लगाना है। उसके बाद हम नॉट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे राइट जो कि लिखना की इंग्लिश। उसके बाद हम लिखेंगे तुम्हें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम पत्र लिखेंगे, आई डिड नॉट राइट यू लेटर। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो बहुत ही इजीली यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं, तुम देर से नहीं आए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है तुम, जिसके बारे में बात हो रही है, और आए यानी कि ए जो है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब। नॉट की जगह पर लिखना है हमें नहीं, वर्ब यानी कि आना। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट तो हम इसमें नहीं कह सकते, इसको हम कह सकते अदर वर्ड यानी कि देर से। ठीक है, तो ये जो है हमारा सेंटेंस जो है वो छट गया है। अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, तुम की इंग्लिश यानी कि यू, और हमें किसी के भी साथ लगाना है डिड, और उसके बाद लिख देंगे नॉट, और कम, तो हमें ध्यान देना है कि इसमें भी हम सेकेंड फॉर्म ना लिख दें। आना की इंग्लिश हमें इसमें कम ही लिखनी है, केम नहीं लिखनी है। ठीक है, उसके बाद देर से यानी कि लेट, यानी कि यू डिड नॉट कम लेट। ठीक है, अगला जो हमारा वाक्य है वो है कि मोहित ने कल यहाँ हॉकी नहीं खेला। ठीक है, तो अब हम इसको छाटेंगे, पहला सब्जेक्ट यानी कि मोहित, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी खेला लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे आ। उसके बाद नॉट की जगह पर हम लिखेंगे नहीं, हमारा वर्ब है इसमें खेलना। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो चीजें हैं कि मोहित ने कल यहाँ हॉकी नहीं किया, तो यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट ही आएगा और हॉकी भी ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे हॉकी। ठीक है, हॉकी। उसके बाद हम यहां लिखेंगे यहां, उसके बाद हमें लिखना है अदर वर्ड में कल। तो अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, मोहित डिड नॉट प्ले हॉकी हियर येस्टरडे। ठीक है, तो ये जो वाक्य है इसमें सभी प्रकार के यानी कि ये जो जितने भी यहाँ पे कॉलम्स हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि मोहित डिड नॉट प्ले हॉकी हियर येस्टरडे, यानी कि ये हमारा पूरा जो सेंटेंस है वो बन गया है। तो अब इसका एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं, यानी कि निगेटिव सेंटेंस एक वचन के और बहुवचन सबके साथ हमें लगाना है डिड नॉट, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ।
तो हमारा जो अगला सेंटेंस टाइप है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो है इसमें तो खैर सभी तरीके के प्रश्न आते हैं, चाहे वो क्यों, कब, कैसे, कहाँ, सब आते हैं, लेकिन मैंने इनको डिफरेंशिएट किया है। पहले तो इंट्रोगेटिव यानी कि वो वाक्य जिसमें सबसे पहले आता है क्या शब्द, यानी कि यदि क्या शब्द वाक्य के सबसे पहले आता है तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिख दिया जाएगा, यानी कि क्या को एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही समझा जाएगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी क्या शब्द वाक्य के पहले आए तो वो इंट्रोगेटिव है, यानी कि वो ऐसा प्रश्न है जिसमें केवल यस और नो का ही आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर वाक्य के बीच में क्या आता है तो उस वक्त वो जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड का हो जाएगा, यानी कि वो जो शब्द है वो एक क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि क्या शब्द इसमें सबसे पहले आएगा, और उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी होगी, व्हाट नहीं लिखना होगा। ठीक है, इसके रूल्स बिल्कुल पहले की तरह ही है, यानी कि सभी कर्ताओं के साथ लगाना है डिड और हमेशा लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो अब जो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, यानी कि क्या मोहन कोट पहनता था। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे छाटेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब में ही हमें लिखना है क्या, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या प्लस ता था। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट यानी कि मोहन, वर्ब यानी पहनना, यानी कि जो कार्य वो कर रहा है, और ऑब्जेक्ट यानी जो चीज वो पहन रहा है, यानी कि कोट। ठीक है, तो ये जो है बन गया। ठीक है, मोहन जो है यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो बन गया है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड। हमें जैसे कि पता है कि कोई भी सब्जेक्ट आ जाए हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगाना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट था मोहन, इसके लिए हमने लगा दिया डिड। पहनने की इंग्लिश यानी कि वियर, और हमें लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ हम लिख देंगे कोट क्वेश्चन मार्क, यानी कि डिड मोहन वियर कोट। ठीक है, उसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो है कि क्या तुम्हारी बहन ने एक गाना गाया। ठीक है, तो अब हम इसको छाटेंगे। तो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमें लिखना है क्या प्लस आ, क्योंकि गाया के अंत में आया है आ। सब्जेक्ट है तुम्हारी बहन। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे हमें लिखना है तुम्हारी बहन। उसके बाद जो वर्ब है यानी कि गाना, और ऑब्जेक्ट भी है गाना। तो अब कई सारे लोग मतलब इस चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब ऐसे दो चीजें लिखी रहती है ना कि गाना गाया, तो गाना और गाना दोनों एक चीज वर्ब में छाटने के बाद एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि एक तो गाना जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो एक चीज है जो हम सुनते हैं, जो गाना हम सुनते हैं, और दूसरा जो गाना है वो वर्ब यानी कि वो क्रिया है, वो एक काम है। तो जो क्रिया की इंग्लिश जो है, यानी कि जो एक वर्ब है गाना, उसकी जो इंग्लिश है वो हमें वर्ब में लिखनी है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा बचा है अदर वर्ड। तो अदर वर्ड इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम लिखेंगे डिड, क्योंकि सबके साथ हमें लगाना है डिड। तुम्हारी बहन के जगह पे हम लिखेंगे योर सिस्टर। ठीक है, उसके बाद यहाँ गाना यानी कि सिंग जो कि एक वर्ब है, उसके बाद अ सॉन्ग जो कि एक ऑब्जेक्ट है। डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है वो हम देख लेते हैं कि क्या तुम स्कूल गए थे। तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम लिखेंगे क्या प्लस थे। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा तुम, वर्ब है जाना, यानी अगर यहाँ पे गए लिखे तो हमें जाना ही लिखना है, क्योंकि गए का तो कुछ हमें मतलब इंग्लिश जो है उतना वो नहीं है, मतलब कि गए ही लिखना सही नहीं होता है, ये तो हमारा पास्ट फॉर्म बन जाता है। लेकिन हमें यहाँ छांटते वक्त हमेशा जो है इस यहाँ पे शुद्ध जो उसका उच्चारण है वही लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे जाना। उसके बाद है ऑब्जेक्ट यानी कि स्कूल, यानी कि वो कहाँ जा रहा है तो स्कूल जा रहा है। ठीक है, अदर वर्ड इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिड, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो हमें सबके साथ लगाना है डिड। यहाँ लिख दिया है मैंने यू, उसके बाद लिख दिया है मैंने गो, और उसके बाद
स्कूल और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये बहुत इजीली बन गया, डिड यू गो स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगा देंगे टू, क्योंकि गो के साथ हमें हमेशा टू लगाना पड़ता है किसी किसी जगहों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया डिड यू गो टू स्कूल। ठीक है, तो अब ये जो है हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है। इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इससे पहले हम देख लेते हैं इसका एक क्विक रिवीजन। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आते हैं, इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश पहले लगानी होती है। व्हाट का प्रयोग नहीं करना होता है जब क्या शब्द सबसे वाक्य में सबसे पहले आए तो। ठीक है, सभी कर्ता के साथ हमें लगाना है डिड, और सबके साथ हमें लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रक्चर बहुत इजी है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड फिर क्वेश्चन मार्क। इसको आप लर्न करके इस सिर्फ स्ट्रक्चर को और रूल्स को आप अगर याद कर लो तो बहुत ही इजीली आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक और बात थी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम आप वर्ड्स पे भी वीडियो बनाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो वर्ड्स हैं हाँ वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपके पास समय है तो आपको जो आपकी जो आपका बुक है उसमें जितने भी वर्ड्स दिए हैं वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो बुक है आपको केवल इस चीज़ के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि मुझे पास होना है, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, नहीं, बल्कि उस बुक के अंदर जो ज्ञान है उसके लिए हमें पढ़ना चाहिए। तो क्योंकि इस वक्त आपके पास समय है तो आपके बुक में ठीक टेंस शुरू होने से पहले बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं, वर्ब के फॉर्म्स दिए गए हैं। प्लीज़ आप उसको पढ़िए और उसको लर्न कीजिए और उससे रिलेटेड जो है आप सेंटेंस बनाइए। जैसे कि अगर वहाँ पे कोई वर्ड दिया हुआ है जाना, तो आप उससे रिलेटेड जो है जितने भी आपने टेंस में अभी तक पढ़ा है उसके सेंटेंस को बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और रही बात एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और बाकी सब ग्रामर की, तो फ्रेंड्स जितना भी आपके बुक में है वो सब आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये ज़रूर ये सच है कि जो भी उसमें कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पास समय है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं करना है बल्कि आपको बहुत सारी चीज़ें, आपका जो है अनसीन पैसेज भी आता है, आपको ऐसे भी लिखना, तो उसके लिए आपकी जो वोकैबुलरी है यानी कि आपका जो शब्द कोश है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको टोटली ये सजेस्ट करूंगी कि अभी आपके बुक के जितने भी वर्ड्स हैं वो आप अच्छे तरीके से लर्न करो और उनसे रिलेटेड सेंटेंस की प्रैक्टिस करो, ताकि आपको जो है किसी भी तरीके का जो ट्रांसलेशन है वो करने में दिक्कत ना आए। और ये तो सच है कि प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपका जो सेंटेंस का जो आपके अंदर का जो नॉलेज है उसकी ग्रोथ होगी और आपका जो सेंटेंस है उस पर आपका एक मजबूत पकड़ बनेगी। ठीक है, और रही बात एंटोनिम्स, सिनोनिम्स की, तो आगे चल के मैं उसके बारे में भी वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको आपकी वोकैबुलरी यानी कि आपका शब्दकोश मजबूत करना बहुत जरूरी है ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी नया सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।